वकास देखो तुम मुझे आज शाज़िया के घर छोड़ देना। हमना ने वकास को कहा। वो अक्सर कॉलेज से वापसी पे उसे घर छोड़ आता था। क्यों? शाज़िया के घर क्यों? वकास ने हैरानी से पूछा। वो इसके भाई की शादी है ना, तो उसके साथ शॉपिंग के लिए जाना है। हमना ने थोड़ा घबराते हुए कहा। तुम तो कह रही थी कि 1 महीने बाद शादी है, और सुबह भी तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जाने के हवाले से। वकास ने उसे मायने खेज नज़रों से घूरा। हमना उसकी नज़रों से घबरा सी गई और मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, ओफो, किसी थानेदार की तरह तुम इन्वेस्टिगेशन मत किया करो, जल्दी करो, पहले ही मुझे देर हो रही है। और मोबाइल पे मसरूफ़ हो गई। वकास ने टैक्सी की रफ्तार तेज़ कर दी। शाज़िया का घर आ गया था। हमना तेज़ी से टैक्सी से उतरी और दूसरी तरफ चल गई। वकास का दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा था। वकास ने पूछा, कितने बजे लेने आऊँ? नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। जब हम फ्री होंगे तो शाज़िया खुद मुझे ड्रॉप करवा देगी। वकास की नज़रों में हैरानी और यकीन ना कर देने वाली कैफियत थी। हमना ये बात कहते हुए तेज़ी से अपना बैग और शॉपर उठाकर शाज़िया के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वकास ने टैक्सी स्टार्ट की और चला गया। थोड़ी दूर जाकर इसने टैक्सी एक घने दरख्त के नीचे रोक दी। उसका बिल्कुल दिल नहीं मान रहा था कि हमना शाज़िया के घर जा सकती है। वो पैदल चलता हुआ आगे बढ़ गया और गली के कोने पे छुप के हमना को देखने लगा। वो हैरान हो गया क्योंकि हमना शाज़िया के घर ही नहीं गई थी, बल्कि किसी और गाड़ी में बैठ गई है, वो भी किसी अकेले मर्द के साथ। वकास को पहले ही गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो हमना को बहुत चाहता था। वो जानता था कि हमना ऐसी लड़की नहीं थी, यकीनन किसी के बहकावे में आ गई है। खुदाया रहम करना। वो तकरीबन भागते हुए टैक्सी तक पहुंचा, फटाफट टैक्सी स्टार्ट की और उस गाड़ी का पीछा करने लगा। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। मामू को फ़ोन करूं? नहीं, वो परेशान हो जाएंगे। उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, किस तरह हमना को वहाँ जाने से रोके। अभी मुझे खुद कुछ इल्म नहीं, इनके सवालों का जवाब कौन देगा, वो सोचने लगा। गाड़ी तकरीबन आधे घंटे बाद एक बड़े से बंगले के पास रुकी। हमना गाड़ी से निकली और बेल बजाने लगी। वकास ने टैक्सी रोकी और गाड़ी का नंबर अपने मोबाइल में नोट कर लिया। इतने में हमना घर के अंदर चली गई। वकास बहुत घबराया हुआ था। बहुत सारे सवाल इसके जहन में गर्दिश कर रहे थे कि वो क्या करे, किसके साथ गई है, कौन है वो। फिर उसके दिमाग में ख़याल आया, तबस्सुम बेटा, अभी तक हमना घर नहीं आई, कॉल करो उसे, 4:30 बज रहे हैं। ताहिरा बेगम ने परेशानी से घड़ी देखते हुए कहा। जी अच्छा अम्मी। तबस्सुम अपने मोबाइल से कॉल मिलाने लगी। हमना का नंबर बंद आ रहा था। इसने फ़ौरन वकास का नंबर मिलाया। अम्मी, हमना आपी का नंबर बंद आ रहा था तो मैंने वकास भाई को कॉल किए। वो कह रहे थे कि मैंने हमना को इसके कहने पे शाज़िया के घर उतारा था। वो पूछ रहे थे कि क्या पुप्पो को मालूम नहीं था। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने तो वैसे ही कॉल कर ली थी। फिर मैंने शाज़िया को कॉल की, वो कहने लगी कि हमना तो यहाँ नहीं आई। तबस्सुम ने घबराते हुए अम्मी को सारी तफसील बताई। या अल्लाह खैर, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, या रब्बी, शैतान के पनाह से महफूज रखना। ताहिरा बेगम परेशानी से कहकर सोफ़े पे गिर गई। तबस्सुम ने अम्मी को संभाला और पानी लेने चली गई। ये ले अम्मी, पानी पिए। बेटा तुम वकास को कॉल करो कि वो यहाँ आए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ताहिरा बेगम ने पानी का गिलास लेते हुए कहा। थोड़ी देर में वकास यहाँ मौजूद था। फिर इसने यहाँ सारी तफसील सबको बताई, लेकिन उस बंगले का जिक्र ना किया जहाँ वो हमना को छोड़ आया था। उसे डर था कि पुप्पो कहीं नाराज़ ना हो जाए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वकास को मुस्तकिल फ़ोन कॉल्स आ रही है। वकास को मुस्तकिल फ़ोन कॉल्स आ रही थी। तो किसी से बार बार जाकर बात करता
رات کے 8 بج چکے تھے۔ ہمنا کے ابو گھر میں داخل ہوئے، خلاف توقع گھر کا دروازہ کھلا دیکھا تو گھبرا گئے۔ اندر آئے تو ہمنا کی گمشدگی کی خبر ملی تو آسان خطا ہو گئے۔ وقاص کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ ہمنا کے ابو بہت پریشان تھے۔ وقاص جتنی معلومات دے سکتا تھا بنگلے میں جانے کے علاوہ ساری معلومات دے دی۔ سب پریشان تھے۔ وقاص اور تبسم بڑوں کو دلاسا دے رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پولیس کو اطلاع کرنے سے ہمنا کے ابو ڈر رہے تھے۔ بیٹی کی ذات ہے، 100 سوال کریں گے۔ وقاص بہت پچھتا رہا تھا کہ کاش میں اس بے وقوف ہمنا کی باتوں میں نہ آتا۔ اتنے میں اس کے فون پہ کال آئی، پھر وہ کمرے سے باہر آ کے بات کرنے لگا۔ وہ کافی دیر سے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ رانی کو بالوں میں کنگھی نہیں کرنے دیتی تھی۔ شام سے تکلیف ہوتی تھی۔ رانی کمرے میں ویکیوم لگا رہی تھی۔ ویکیوم کے شور نے اس کی توجہ کھڑکی سے ہٹائی۔ رانی خدا کے لیے بند کرو اسے، میرے کان پھٹ رہے ہیں اس کے شور سے۔ وہ غصے سے اپنی میڈم رانی پہ چلائی۔ جی بیگم صاحبہ، بس تھوڑا سا رہ گیا، ابھی بند کرتی ہوں نا جی۔ وہ جلدی ویکیوم لگانے لگی، پھر بولی، بیگم صاحبہ اگر آج کمرہ صاف نہ ہوا نا جی تو صاحب جی بہت ناراض ہوں گے۔ تو آپ تو چاہتی ہیں نا صاحب جی آپ سے ناراض نہ ہو۔ بس جی یہ صاف ہو گیا ہے، اب میں جھاڑ پوچھ کر لیتی ہوں۔ رانی نے ویکیوم کو آف کیا اور تار لپیٹتے ہوئے اپنی مخصوص پنجابی لہجے میں بولی۔ پھر اس نے سورہ رحمان کی تلاوت لگا دی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا اور صاحب جی کا حکم بھی۔ بیگم صاحبہ آرام کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے سر کو ڈھانپا اور نیند دراز ہو کے تلاوت سننے لگی۔ ویورز، آپ کو ہماری ایپیسوڈ کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارا چینل سبسکرائب مت بھولیے گا۔ نیکسٹ